हाँ, हेलो एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर का, जो कि आप पढ़ रहे हो नीट स्प्रिंट 100 बैच में, जो कि एक नीट क्रैश कोर्स का बैच है जिसमें 100 डेज में कंप्लीट बायोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे अंदाज में, मेरे स्टाइल में। ये लेक्चर बेसिक से लेकर एडवांस है। मतलब कि अगर आप अब तक कुछ नहीं पढ़े हो, बेसिक्स आपको नहीं आता, डजेंट मैटर, आपको मेरा हर लेक्चर, हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है? इस बैच को कैसे आपको ज्वाइन करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नीट स्प्रिंट 100 के नाम से। उसको आप क्लिक करोगे, आप ज्वाइन हो जाओगे टेलीग्राम चैनल में, नहीं ग्रुप में। ठीक है? जिसमें आपको डेली अपडेट्स, इसका जो आपका लेक्चर का लिंक है, लेक्चर का जो नोट्स है, प्रैक्टिस शीट है, सब कुछ वहां पे आपको मिलते रहेगा। ठीक है? और एक डेली गाइडेंस, एक डेली मॉनिटरिंग आपको मिलते रहेगा वहां पर। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हो गया, प्रमोशन हो गया, चलो आ जाओ। टॉपिक क्या क्या होने वाला है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होने वाला है, म्यूटेशन होने वाला है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें कि आप पढ़ते हो सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, और आप पढ़ते हो क्या, कलर ब्लाइंडनेस, और आप पढ़ते हो हीमोफीलिया। ये सब कुछ हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपना। और एकदम ध्यान से सुना मेरा बात को, प्लीज आप लोग पढ़िए अच्छे से। एग्जाम नजदीक आ जाएगा, एकदम बोझ जैसा हो जाएगा, पहाड़ जैसा टूट जाएगा। ठीक है? धीरे धीरे करके सब कुछ को क्लियर करते चलिए। और जैसे जैसे आप आगे आप मूव करते जा रहे हो, पिछला वाला भी आपको रिवाइज करते रहना है, पिछला वाला आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत। पिछला वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हम लोगों ने कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल में हम लोगों ने ब्लड ग्रुपिंग को देखा था। तो ब्लड ग्रुपिंग में आपको याद होगा कि ब्लड ग्रुपिंग का मैंने जीनोटाइप्स बनाया था, जिसमें आप पढ़ते हो क्या कि ए वाला ब्लड ग्रुप है तो उसमें पढ़ते हो कैपिटल ए, है ना, मतलब आई ए होमोजाइगस हो सकता, या फिर हो सकता है कि आई ओ हो सकता है हेट्रोजाइगस। तो उन पे कुछ सवाल आ सकते हैं। क्या सवाल आ सकते हैं? क्या एकदम ट्रिकी क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? तो एकदम ध्यान से हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपसे हो सकता है पूछा जाए। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। चलिए बनाइए एकदम ध्यान से। ये याद है ना भाई? जिसको नहीं याद आ रहा है, ये देखो मैं आपको बना दे रहा हूँ। ठीक है? देखो एकदम ध्यान से। अगर मान लो कि ब्लड ग्रुप ए के लिए, तो हो सकता है कि ऐसा वाला हो, या तो हो सकता है कि ऐसा वाला हो, है ना। ये आई ओ भी लिखता है बहुत बच्चा ऐसे भी लिखता है, दोनों चीज सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया हुआ है ये। और अगर मान लो आप ब्लड ग्रुप बी अगर आप लिखते हो, तो ये या तो आप लिखोगे ऐसा होमोजाइगस हो गया, और या तो आप लिखोगे ऐसा हेट्रोजाइगस हो गया ना। और अगर आप ए भी लिखते हो तो आप लिखोगे ऐसे, है ना। और अगर आप ओ लिखते हो तो आप लिखोगे ऐसे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं है। चलिए ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, ये है आपका जीनोटाइप्स, जिसको यूज करके आप सवाल को आप बनाओगे, जिसको यूज करके आप सवाल बनाओगे। ठीक है? चलो बनाओ अब। क्या है क्वेश्चन? थोड़ा नोट्स निकाल लो, पेन निकाल लो, बुक कॉपी, मतलब कुछ थोड़ा सा टेबल चेयर ऐसे लेट के ऐसे देख रहा है। आ जाओ। इफ अ फीमेल विद ब्लड ग्रुप ए, चलो ओके भैया ठीक है, फीमेल है, ब्लड ग्रुप क्या है इनका? ए है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल विद ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, तो एक मेल है भाई, एक मेल है ब्लड ग्रुप बी के साथ। ठीक है? व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप ओ? हाँ, ए और बी अगर है, यहाँ पर पेरेंट ए है और बी है ना, तो ओ का चांस थोड़ी ना होगा कुछ, 0% हो जाएगा, है ना, 0%। ठीक है? ओ ब्लड ग्रुप थोड़ी ना आएगा, ए बी। दह लपड़ और दह लपड़ मारेंगे अभी ना। ध्यान दो, एक ट्रिक समझो अच्छे से। ठीक है? एकदम ध्यान सुनना बात को, एक ट्रिक समझो। अगर मान लो कि आपको पूछ रहा है पॉसिबल जीनोटाइप, या फिर अगर आपको पूछ रहा है, पेरेंट का दे दिया कुछ और आपको पूछ रहा है बच्चे का, है ना, तो आपको क्या ट्रिक आपको खेलना है? आपको ये खेलना है कि आपको हमेशा आपको पेरेंट का लेके चलना है, आपको हेटेरोजाइगस। देखो जैसे ए ब्लड ग्रुप बोला, तो ए में हो सकता है कि आप होमोजाइगस ले लो या फिर आप हेटेरोजाइगस ले लो। बी में भी आप हो सकता है कि आप होमोजाइगस ले लो या फिर हेटेरोजाइगस ले लो। अगर आप हेटेरोजाइगस अगर आप लोगे तो क्या होगा ना, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोजनी आने का संभावना रहेगा, तो आप चेक कर पाओगे। ये तो कंडीशनल है ना कि होमोजाइगस अगर हो गया तो फिर इसमें कोई और नहीं कॉम्बिनेशन बन पाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन बनेगा तब ना। ये सवाल आ रहा है, समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, क्रॉस करके देखते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है? और सुनो,
तो ब्लड ग्रुप ए अगर है तो ये आई ओ हो गया, आई ए हो गया, ऐसे सिंपल लिखो ना, आई ए आई ओ, ठीक है। बी वाला का हो जाएगा आई बी आई ओ, ठीक है। इसको जब आप क्रॉस कराओगे, क्रॉस कर देता हूँ, आसान आसान तो है इसमें, क्या स्पून फीडिंग करे तेरे को। ये वाला क्रॉस होगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया है ना। और ये वाला क्रॉस होगा इसके साथ, तो फिर क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा ए बी के साथ आया इसलिए हो गया ये, और ये ए ओ के साथ आएगा तो सिर्फ ए होगा, ओके। और ये देखो, और ये बी ओ तो मतलब सिर्फ बी ब्लड ग्रुप। और यहाँ पर क्या है, ये आई ओ और ये आई ओ मतलब ओ ब्लड ग्रुप, मतलब कि ओ आने का संभावना है, ओ आने का संभावना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में से एक का आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें? चल रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ चल रहा है। आगे बढ़े। What should be the genotype of a couple if they want to get all the possible genotype of blood? बढ़िया क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है। सोचो सोचो सोचो। बोल रहा है बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ कपल, एक कपल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए अगर वो जो है ना चाहती है कि ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ब्लड आ जाए उसके बच्चे में। मतलब क्या, मतलब साइंटिस्ट वाइंटिस्ट था क्या हमारे तरह, है ना। ये मतलब सोच रहा है कि ऐसा बच्चा है जिसमें कि मतलब हम इससे शादी करें, सॉरी हम उससे शादी करें जिससे कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो, अगर 4 बच्चा अगर पैदा करे तो पॉसिबिलिटी हो कि चारों अलग अलग ब्लड ग्रुप आए, और यूं कह लो तो सारा ही फिनोटाइप आ जाए ब्लड का। सारा फिनोटाइप मतलब क्या, ए आ जाए, बी आ जाए, ए बी आ जाए, ओ आ जाए, सभी ब्लड ग्रुप इसको चाहिए, उसी से ही शादी करेगा। बढ़िया क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आ जाओ। तो आपको क्या ट्रिक आपको बताए थे, आपको ट्रिक ये बताए, देखो ब्लड ग्रुप कितना होता है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है। मेन जो आपका पेरेंटल एलील है वो ए बी है ना, इसी दोनों को कंबाइन करके ना बनाइए ए बी, और ये वाला रिसेसिव हो गया। मेरा बात आपको नहीं समझ में आया? अब देखना वो समझ में आएगा। क्या बताए थे कि अगर आपको मैक्सिमम, अगर आपको चाहिए कैटेगरीज, मतलब मैक्सिमम टाइप का वैरायटी अगर आपको चाहिए अपने बच्चे में, तो आपको पेरेंट क्या आपको चूज करना है, हेटेरोजाइगस सबको चूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पेरेंट, मान लो कि हम लोग मेल लिख दिए, ए ब्लड ग्रुप जिसका हो जाएगा आई ए आई ओ। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फीमेल, क्या लिख देंगे, बी ब्लड ग्रुप, जिसमें हो जाएगा आई बी और आई ओ, वो सेम पिछला वाला क्रॉस देखो। तो ये हो जाएगा ना, ए बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। देखो है, ए भी है, बी भी है, ए बी भी है, ओ भी है, सेम था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा आंसर, है ना। कितना गंदा लिख रहा है ना, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। आजा आगे। इफ अ मेल with AB blood group crossed with a female having O blood group, then what is the possibility of getting O blood group? चलो बताओ, एकदम ध्यान से बताओ सोच के। इफ अ मेल, अगर कोई मेल है, ओहो, इफ अ मेल विथ AB ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्रॉस्ड विद अ फीमेल हैविंग O ब्लड ग्रुप, फीमेल है, क्या ब्लड ग्रुप है इसका, O, ठीक है। हाँ, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग O ब्लड ग्रुप। हाँ, चलिए बताइए, थोड़ा आंसर आंसर दिया करो, थोड़ा पता नहीं क्या कर रहा है। आ जाओ सॉल्व करें। तो ए बी ब्लड ग्रुप, तो ए बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा जीनोटाइप बताओ, आई ए आई बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना। ये करेंगे तो किसके साथ हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, है ना। इसका कि इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, है ना। इसका कि इसके साथ तो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इसका कि इसके साथ क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, है ना। मतलब ओ आने का चांस क्या हो गया, 0 हो गया। सही बना है ना जी। हाँ, क्योंकि क्योंकि ओ को पाने के लिए, ओ को पाने के लिए जरूरी है कि होमोजाइगस स्मॉल स्मॉल, या तो आप ऐसे पढ़ लो इसको, और या तो आप इसको ऐसे पढ़ लो, है ना, जैसे पढ़ो। तो ये दो को कैसे आएगा साथ में, जब यहाँ पर दोनों के पास जब ये आई ए आई बी है तो फिर, है ना, एक यहाँ से चलो ले आया, दूसरा वाला कहाँ से लाओगे भैया, है ना। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आ गया अपना नया वाला टॉपिक, क्वेश्चन हो गया खत्म। chromosomal theory of inheritance, okay guys, let's read, मतलब लेट्स आगे पढ़ो, चलो ध्यान देना। chromosomal theory of inheritance, ठीक है।
तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है ना कि हम लोग कहानी शुरू करेंगे वहां से कि भैया मेंडल का वर्क हो रहा था। हाँ, हो रहा था। थोड़ा बड़ा कर लो यार, अच्छा नहीं लग रहे हो, मनहूस लग मतलब ये जो है मेंडल का जो वर्क था, पब्लिश्ड हो गया। रीडिस्कवर्ड इन। तो मेंडल का जो वर्क था वो कब हुआ? 1856 से 1863 में, ठीक है। और ये वर्क पब्लिश कब हुआ? तो ये आपका पब्लिश हुआ 1865 में, ठीक है। रीडिस्कवरी कब हुआ? तो रीडिस्कवरी हुआ 1900 में, ठीक है। किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? ध्यान देना एकदम। बाय। मत बोलना कि ये पढ़ाया हुआ है, मालूम है, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। कार्ल कोरेन, ठीक है। अब आगे देखो। वॉन टेशमार्क। और क्या था? ढिबरी। ढिबरी है ना। तो ये डिस्कवरी हुआ था किस? देखो मेंडल ने वर्क किया, मैंने आपको पूरा इसका कहानी बताया हुआ है कि मेंडल का जो है वर्क इतना से इतना 7 साल तक चला, फिर पब्लिश हुआ 2 साल के बाद फिर रीडिस्कवरी हुआ किनके द्वारा? कार्ल कोरेन, वॉन टेस्मार्क, इसको बहुत लोग शेमैक शर्मैक बोलते हैं ना, टेस्मार्क, वॉन टेस्मार्क, ठीक है। हाँ, और ह्यूगो डिबरिस, इसको बोलेंगे ढिबरी, हम बोलते हैं इसको ढिबरी, ठीक है। हाँ, तो अब ये तीनों जो है, ये तीनों जो है क्या किया? रीडिस्कवरी किया मेंडल का वर्क को। उसके बाद देखो एकदम ध्यान से देखना क्या हुआ। एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। कब होने लगा? तो 1900 में आने लगा था, है ना, 1900 में आने लगा था, लेकिन छोड़ो इसको हटाओ। अब क्या बोलो यहाँ पर, बोलो 1902 में क्या हुआ था? डिटेल ऑफ मियोसिस आ गया था भैया। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है, पूरा मैपिंग बना रहे हैं आपका। रीडिस्कवरी हुआ, फिर एडवांसमेंट हुआ किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो एडवांसमेंट होने लगा, तो फिर 1902 में लगभग हम लोग क्या किए? डिटेल्स ऑफ मियोसिस अपने सामने आया। तो डिटेल ऑफ मियोसिस जब अपने सामने आया, तो फिर हम लोग कुछ बातों को हम लोग जान पाए। क्या बातों को हम लोग जान पाए? ध्यान से सुनना। यही था वो टर्निंग पॉइंट, पूरे जेनेटिक्स का टर्निंग पॉइंट। सितारा बना दो भाई। ध्यान से सुनना एकदम मेरा बात को, ठीक है। क्या हुआ ना, ये पूरा कहानी एकदम प्योर कहानी, सुनो अच्छे से। कहानी ये कहता है, कहानी कहता है कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या हुआ कि ये कहानी यहां से शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा। क्रोमो ये जो मेंडल का जो वर्क है उनका रीडिस्कवरी हुआ 1900 में, तीनों साइंटिस्ट मिलकर किए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट, मतलब रिसर्च बहुत ज़्यादा होने लगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट होने लगा। हम लोग एक एक बारीक बारीक चीज़, छोटे छोटे चीज़ को हम लोग समझने लगे, स्ट्रक्चर्स अपने अपने को दिखने लग गया। तो वहाँ पर क्या हुआ ना कि 1902 में डिटेल ऑफ मियोसिस आने लगा। डिटेल्स ऑफ मियोसिस में हम लोग क्या पढ़ते थे? हम लोग क्या पढ़ते थे मियोसिस में? मियोसिस में अपना लोग पढ़ते थे कि भाई जो एक सेल है
वो सेल में जो न्यूक्लियस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है पहले, क्योंकि डीएनए बहुत ज़्यादा बड़ा है, 2.25 मीटर का है, वो रह नहीं पाएगा, किस फॉर्म में रहेगा, उलझ के धागा के फॉर्म में रहेगा। उस धागा के फॉर्म को आप क्या बोलते थे, आप क्रोमेटिन, शॉर्ट में लिखे क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। ये जो क्रोमेटिन है, ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन जो है ना, ये क्रोमेटिन जो है ना कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होकर के क्या बनता है, क्रोमोजोम बनता है, क्रोमोजोम बन जाता है ये। इसी को ना आप पढ़ते हो कि क्रोमोसोम ऐसे मिडल में आ गया, बीच में आ गया, है ना, जो यहाँ पर मकड़ी का जाला लग गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, बोलो, है ना। और उसके बाद ये जाला ऐसे खींचेगा, ये ऐसे खींचेगा, तो फिर ये वाला पोर्शन चला जाएगा उधर और ये वाला पोर्शन चला जाएगा इधर, जिससे कि आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा, है ना, जिससे कि आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा, है ना, इसी को बोलते थे ना। तो ये था डिटेल ऑफ मियोसिस, जिसमें हम लोग ये देखने लगे कि जो है ना सेपरेट होने लग गया, क्या सेपरेट होने लग गया, ये क्रोमोसोम सेपरेट होने लग गया। तो यही वाला जो है ना डिटेल ऑफ मियोसिस आया, डिटेल ऑफ मियोसिस आया, ठीक है। वी केम टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, की क्रोमोसोम जो है सेपरेट होने लगता है। कब सेपरेट होता है, आपको मालूम होगा शायद कि क्रोमोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल में जाता है, अपोजिट पोल में। अपोजिट पोल के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, एनाफेज। ये फेज कौन सा, इसमें अपोजिट एनाफेज है ये, क्यों, क्योंकि ओव्यूल को भी, जो ओव्यूल ऐसा है, टेढ़ा है, उसको आप क्या बोलते हो, एनाट्रोपस ओव्यूल आप कहते हो। याद है ना सब कुछ, जो लेक्चर देखते हो मेरे से, जो जुड़े हुए हो उनको पता होगा ये बात, ठीक है। तो डिटेल ऑफ मेयोसिस अपने पास में आया, मतलब क्रोमोसोम्स जो है ना वो क्या हो रहा था, टूट करके वो गैमेट में, जो यहाँ पर जो क्रोमोसोम था वो टूट गया, ऐसे ऐसे टूट गया, फिर ये जो है ना पूरा ही चला जाएगा कोई एक गैमेट में, ये पूरा चला जाएगा कोई एक गैमेट में। तो इससे ये समझ में आया, इससे ये समझ में आया, ये सब छापना मत, ये सब नहीं छापना यार, सुनो। हाँ, इससे ये समझ में आया कि एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में कोई सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस एज अ जेनेटिक मटेरियल है, एज अ जेनेटिक मटेरियल, जिसमें कि स्टोर रहता है क्या, स्टोर रहता है क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर है ना, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर है, किस फॉर्म में स्टोर है, क्या है वो जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम और आप इस बात को जानते हैं ना कि जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए है, और इसी डीएनए के इस सेगमेंट में, इसी डीएनए के इस सेगमेंट में जिसको आप कहते हो जीन, इसी जीन में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है कि भैया ये वाला जीन जो है हेयर कलर का है, कि आई कलर का है, कि हाइट का है, कि क्या है। बुझा रहा है बात, पूरा बुझा रहा है। तो इस बात को समझो, इस बात को समझो कि साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे, साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि सेल डिवीजन हुआ, गैमेट जो बन रहा है, उस गैमेट में ये क्रोमोसोम का टुकड़ा ही तो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रोमोसोम के टुकड़े में ही जरूर ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता होगा, ऐसा चीज होता होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता होगा ट्रेट्स के एक्सप्रेशन के लिए। समझ रहे हैं बात को, ये है पूरा कहानी। तो बोला कि हाँ ऐसा कुछ तो, लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट क्या बोले, मेंडल, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट ये है, डिटेल ऑफ मियोसिस आया, डिटेल ऑफ मियोसिस आया, फिर बोला ना कि क्रोमोसोम का टुकड़ा टूट करके जा रहा है गैमेट्स में, मतलब क्रोमोसोम के टुकड़े में ही कुछ तो ऐसा चीज है, कुछ तो ऐसा चीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रेड्स के एक्सप्रेशन के लिए। हाँ ठीक है। फिर इससे पहले मेंडल क्या बोल रहे थे, मेंडल बोल रहे थे कुछ तो ऐसा है ये बात बहुत हंसी आता है मेरे को। मेंडल बोलता है कि कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, और ये जो कुछ तो है ना, जिसको वो फैक्टर बोलता है, ये जो कुछ तो है ना, ये हर जनरेशन में पास ऑन भी होता है गैमेट्स के थ्रू। तो इसका मतलब मेंडल का जो कुछ तो है, कुछ तो है मतलब मेंडल उसको क्या बोलता था, उसको मेंडल बोलता है फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। तो फिर ये वाला बात को और ये वाला बात को दोनों को मिक्स किया, बोला मेंडल भाई साहब कहते हैं कि कुछ तो ऐसा पार्टिकल है, कुछ तो ऐसा फैक्टर है जिसको आज हम और आप जानते हैं जीन के नाम से, ठीक है। मेंडल बोला कुछ तो ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, और वो हर जनरेशन में वो पास ऑन होते जाता है थ्रू द गैमेट्स। क्लियर है बात, हाँ। और हम लोग देखें गैमेट्स में पास ऑन होता है सिर्फ ये, फिर सिर्फ ये क्रोमोसोम्स। बोला हाँ, तो क्या लिंकिंग है भाई साहब, क्या लिंकिंग है। तो फिर यहां से एक आप सिंपल एक एग्जांपल लो, एक थ्योरी लो, कुछ लिखना मत अभी, मारेगा अभी, कुछ नहीं लिखना, सुनो। हम्म आज आपको एक बहुत मेरे खास से मिलवाना भी है, रुक जाओ मैं मिलवाता हूँ, एक सेकंड। तो बहुत खास चीज़ जो है मेरे पास है, अ, तो ये है मेरे पास, है ना, दिख रहा है क्या कैमरे में, हाँ दिख रहा है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाला हुआ है इसके बारे में कि ये क्या है ना, क्या है नहीं मतलब थोड़ा सा स्टोरी मैंने शेयर किया वहाँ पर,
बहुत ही सुंदर है ये, एकदम प्यारा सा, ये एक बीटल है बहुत सुंदर सा। और इसके पीछे कहानी है एक, कहानी पहले ये वाला कहानी, अच्छा सुनो ये वाला कहानी सुनो पहले, सुनो। तो कहानी ये है कि बहुत सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल सा है, बहुत सुंदर सा है, ठीक है। ये ना कैमरा अलग है, ये कैमरा फोकस लॉक किया रहता है, ये शायद धुंधला दिखेगा आपको, या शायद ये नहीं दिखाई देगा आपको। अब दिखा, बहुत बड़ा सा, इसमें बड़ा सा टेंटिकल भी है इसका, ठीक है। बीटल्स कहते हैं इसको। ये ना बहुत शांत स्वभाव का होता है, एग्रेसिव नहीं होता है, बहुत ऐसे उछल कूद नहीं करेगा, शांत स्वभाव का होता है ये, और हार्म नहीं करता है। और इसको छोड़ देंगे हम कुछ देर के बाद, मतलब थोड़ा इस पे मेरे को पसंद है ये सब बहुत, है ना। तो क्या है ना कि इसके पीछे का कहानी ये है कि मॉर्निंग में आज जा रहे थे इंस्टीट्यूट, ठीक है, टारगेट बैच लेने के लिए, सुबह सुबह रहता है 8:30 बजे। तो 8:30 बजे निकले इंस्टीट्यूट जाने के लिए, 2 बैच रहता टारगेट सुबह में। तो क्या हुआ ना कि जा रहे थे ना, तो बड़ा सा आम का पेड़ था, ठीक है, बड़ा सा एकदम। वहां से ऐसे कुछ लगा ना मेरे को, कुछ लकड़ी ऐसा कुछ ऐसे गिरा, फट से गिरा, ठीक है, यहाँ पे गिरा, ऐसे कंधे पे कहीं पे। तो मेरे को लगा ऐसे ठीक है, साफ कर लेते हैं, गंदा हो गया होगा, ब्लैक ही पहन के जा रहे थे हम उस समय भी, लगा गंदा हो गया, साफ कर लेते हैं। ऐसे देखे ना, ये इतना बड़ा सा, वो उसमें रेड स्पॉट्स, बड़ा सा उसका टेंटेकल्स, और उसके चारों पैर में ऐसे हुक्स लगे हुए हैं ना, ऐसे चिपक गया। बाइक रोके आराम से, उसको ऐसे निकाले, और जहाँ पे बाइक रोके ना उसके सामने में 2 बाइक और लगा हुआ था, ठीक है। वहाँ पर कुछ बंदे लोग थे, 1-2 लोग थे, और एक लड़की भी थी, ठीक है। तो वो लोग मेरे को गौर से देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो हम कैसे दिख रहे होंगे, यहाँ पे है वो, बाइक स्लो किए, जिसको ऐसे निकाले, ऐसे देखे, ठीक है। उसके बाद जैकेट पहने हुए थे, तो ऐसे जैकेट में डाले, और एक इससे हैंकी निकाले, हैंकी डाले, ठीक है। तो उनको वो लोग को लगा ना कि ये बड़ा सा कीड़ा इसका पेट है, ये पेट लेके घूम रहा है बाहर, और ये ऐसे कंधे पे लेके बाइक चला रहा है। ऐसे निकाला, ऐसे पैकेट में डाला, फिर वो चला गया। फिर वो बोला कि भाई आपका पेट है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, क्या नाम है इसका? बोले भाई हम बायोलॉजी के मास्टर हैं, जा रहे हैं क्लास लेने। तो ये बहुत सुंदर है, इसके बारे में एक बनाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है, आपको पसंद आएगा। तो ये कहानी हम बता रहे थे, एक्चुअली ये कहानी भी थोड़ा सा वैसा ही लगा मेरे को, तो ये कहानी याद आई है, कुछ एग्जांपल दे रहे थे हम, ठीक है। आओ सुनो एग्जांपल। तो एग्जांपल ये है कि मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी आपको जाना है, ठीक है। आपको नहीं, मान लो कि आप एज अ देख रहे हो, थर्ड पार्टी आप देख रहे हो इसको, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कोई सुंदर कन्या है, ठीक है, जो कि अपने पॉइंट ए से अपने गंतव्य स्थान पॉइंट बी तक वो जाती है, ठीक। और आप रोज इसको देखते हो कि हाँ ये जा रही है, ठीक है। और इस इलाका में, इस एरिया में किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है, हाँ सही। अब यहाँ जो है ना, आप देखते हो कि ये 9 बजे यहाँ पर खड़ी है, और 10 बजे यहाँ पर खड़ी है भाई, है ना। आपको ये जाते हुए नहीं दिखते, या फिर ये कैसे जाती है वो आपको नहीं दिखता। बस आपको ये दिखता है केस नंबर 1 कि ये जो है ना 9 बजे यहाँ पर खड़ी मिली, और 10 बजे यहाँ पर खड़ी मिली। और साथ में पता नहीं कैसे कोइंसिडेंस से आपको दिख जाता है यहाँ पर एक बस आपको दिखता है, जो कि 9 बजे यहाँ पर था, और 10 बजे ये बस यहाँ पर है ना। तो बताओ, क्या आप ऐसा एज्यूम नहीं करोगे कि हाँ ये जो सुंदर कन्या है वो उस बस में बैठ करके वो चली गई होगी? सिंपल। क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ भाई क्लियर है। तो वैसे ही साइंटिस्ट लोग भी ये बात सोचे कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो रिस्पॉन्सिबल है ये के लिए, फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, और वो जनरेशन बाय जनरेशन वो पास ऑन होता है। और वो जो है ना पेयर में भी होता है, वो कैसे होता है, पेयर में होता है। मान लो कि हाइट के लिए है ना, तो हाइट के लिए जो जीन है वो या तो ये है या तो जी है, या तो ये है या तो ये है, सोच रहा है बात को, ये भी। और जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स भी पेयर में होता है, आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसको हम ऐसे पढ़ाते हैं 1-1 डैश, जो मेरे से पढ़ते हो उसको मालूम होगा ना, जो पढ़े हो मालूम होगा ना, 2-3 लेक्चर जो भी देखे हो, नए हो उसको नहीं पता चलेगा 1 डैश और 1 क्या है, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग को ना बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी लगने लगा किसमें, वो फैक्टर्स के बिहेवियर में, और ये क्रोमोसोम के बिहेवियर में। इसीलिए ना यहाँ पर ये वाला बात लिखे हैं कि केम टू नो अबाउट द वी केम टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स। और उसके पहले बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स कौन बता चुका था? मेंडल्स बता चुका था, है ना। तो उनमें और इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी इन्होंने ढूंढा।
समझे बात को? तो फिर क्या हुआ ये लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि ऐसा है कि जो क्रोमोसोम्स है ना इसी क्रोमोसोम्स के ऊपर में लगा हुआ रहता है ये जीन्स, मतलब जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। जीन भी पेयर में है, क्रोमोसोम भी पेयर में है, क्रोमोसोम ही सेपरेट हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। समझ रहे हो बात को? ये सारा जो है ना पूरा पूरा थ्योरी आया आपके सामने, जो कि आप पढ़ते हो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से। इसमें सिंपली आपको ये बात लिखा हुआ मिलेगा कि फैक्टर जिसको आज आप जानते हो जीन के नाम से, वो भी पेयर में होता है, क्रोमोसोम भी पेयर में होता है, फैक्टर भी सेग्रीगेट होता है, सेपरेट होता है, क्रोमोसोम भी सेपरेट होता है। समझे बात को? ये सारा चीज मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ध्यान देना किसके द्वारा दिया गया। ओहो, दूसरा पेंसिल लिखो भाई। सटन एंड बोवेरी, ठीक है। हाँ, दे केम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स फैक्टर। हाँ, मतलब कि वो जो है ना, वो मेंडल जो फैक्टर कहते थे ना, उसके एक्सप्लेनेशन पर वो जो है कंक्लूड करने लग गए थे कि यहाँ दोनों सेम ही है। फैक्टर को हम लोग जीन बोलेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम अकर इन पेयर एंड जीन ऑल्सो अकर इन पेयर। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। फैक्टर्स जिसको आप जीन कहते हो, फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स बोथ गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन एंड द सेग्रीगेशन ऑफ द वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर, जिसको आप बोलते हो क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत, है ना? तो ये आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है पूरा, जो कि आपको हो सकता है कि बोर्ड्स में आपको लिखने के लिए आ जाए 3 मार्क्स में, है ना। 5 मार्क्स में तो नहीं देगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? वेरी गुड। ये बीटल्स जो है ना, आपको मैं बताता हूँ, सामने मेरा चल रहा है। बीटल्स ना बहुत तरह का होता है। बीटल्स जो है कुछ ऐसा ही बीटल्स होता है ना जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, कुछ केमिकल्स वहाँ से निकलता है उसके वो से बॉडी से। मतलब वो लगभग 1 करोड़ तक जाता है एक बीटल का प्राइस। एक बीटल 1 करोड़ का है। समझे बात को? तो इतना इतना महंगा महंगा होता है बीटल। बीटल्स मतलब बहुत सुंदर दिखता है यार, बहुत अलग अलग तरह का होता है बीटल्स। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है। मेरे पास ऐसा बहुत सारा चीज़ है। मेरे पास एक स्पाइडर है, जो टाइम नहीं मिला हमको वो करने का भी, वीडियोस बनाने का उसके ऊपर। क्या सुंदर वो स्पाइडर है, उफ। इतना बड़ा बड़ा वो हो जाता है ना। उसका बॉडी ब्लैक रहता है, ब्लैक येलो स्ट्रिप टाइप का होता है बीच में उसका, और एकदम बड़ा बड़ा होता है वो। उसका जाला ना ऐसे, मान लो कोई जाला है, आप ऐसे जाला किए तो ऐसे पता नहीं चला आपका जाला कहाँ गया, वो मकड़ी का जाला। और अगर आप वो बड़ा वाला स्पाइडर जिसका मैं बात कर रहा हूँ, उसका जाला को अगर आप ऐसे करोगे ना, तो प्रॉपर वो थ्रेड फील होगा। इतना ज़्यादा हार्ड उसका थ्रेड होता है, इतना स्ट्रांग उसका थ्रेड होता है, वो एक एक थ्रेड फील होगा। वो जनरली वो बांस के पेड़ में होता है, 2 नारियल के पेड़ में होता है, बांस के जंगल में ज़्यादा पाया जाएगा वो। मैं छठ पूजा में गया हुआ था अपने गाँव, तो वहाँ से मैं लेकर के आया हुआ था। ठीक है, वो रखा हुआ है वहाँ पर, दिखाया भी मैंने कभी कभी आपको चॉकलेट के डब्बे में। हम्म। अच्छा, अब सुनिए ध्यान से। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गया आपका। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे ये सुत्तन और सॉरी सटन, सटन एंड बोवेरी। सुतन नहीं बोल, सटन एंड बोवेरी। कब दिए थे? तो ये दिए थे 1902 में। ठीक है, 1902 में। ठीक। अब ये जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सर्टेन एंड बॉवेरी, बट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय टी एच मॉर्गन। इसका पूरा नाम होता है थॉमस हंट मॉर्गन। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि टी एच मॉर्गन, टी एच मॉर्गन, टी एच मॉर्गन याद हो गया उनको, थॉमस हंट मॉर्गन तो कंफ्यूज हो जाएगा, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, हाँ। और ये किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे? ये एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला क्या, फ्रूट फ्लाई है। क्यों किए थे एक्सपेरिमेंट? ये सब आपको पढ़ना है अभी। आ जाओ, ध्यान दो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रूव्ड बाय, हाँ, कौन साइंटिस्ट हैं भैया, कौन साइंटिस्ट हैं? तो थॉमस हंट मॉर्गन, है ना। किस पर किए हैं भाई, किस पर किए हैं? ऑन ड्रोसोफिला। समझे बात को? ऑन ड्रोसोफिला। क्यों ड्रोसोफिला लिए वो? क्यों ड्रोसोफिला लिए वो? तो इसमें बोलेगा ड्यू टू शॉर्ट, ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन। और क्या है? शॉर्ट लाइफ स्पैन कितना है? 1 to 2 वीक्स है ना। ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, मालूम है ना। फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, ठीक है।
कैन ग्रो ऑन सिंथेटिक कल्चर मीडियम, कल्चर नहीं समझ में आ रहा ना, सिंथेटिक कल्चर मीडियम। समझ में आ रहा है ना राइटिंग? हाँ समझ में आ रहा है। कैन ग्रो ऑन सिंथेटिक कल्चर मीडियम, ठीक है। शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ठीक है। समझाएंगे करके, टेंशन नहीं लो। और क्या भाई इसका, और क्या है? कंटेन्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। और है कुछ? ध्यान दीजिए, अ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ कि साइंटिस्ट अगर किसी चीज़ पर अगर एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ इजीली ग्रो हो जाए सिंथेटिक मीडियम में। ऐसा नहीं कि वो उसको झाड़ पत्ता में रखना पड़ेगा, जैसे कि ये, तो ये इसको फीड कराएंगे तो ये फीड होगा, लेकिन ये ना जंगलों में रहना ये पसंद करता है, और ये खाना पसंद करता है पत्ता हो गया, या फिर कोई प्लांट का सैप हो गया, ठीक है। हाँ, ये सब कोई खाना पसंद करेगा। तो अब ध्यान देना, तो फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पैन, ताकि बहुत सारे जनरेशन ये बना ले और उनको इजीली वो स्टडी कर पाए। कैन ग्रो ऑन सिंथेटिक कल्चर मीडियम, हाँ ये बताया आपको। शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल मतलब क्या हो गया, सेक्सुअलिटी मतलब हो गया, जेंडर मतलब हो गया मेल एंड फीमेल, ओके वेरी गुड, मेल फीमेल, मेल फीमेल। डाई मतलब होता है दो, ओके। मॉर्फिज्म का मतलब होता है अपीयरेंस, ओके, मतलब मेल फीमेल के लिए दो अलग अलग अपीयरेंस, मतलब जो है ना मेल और फीमेल को इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है जिसमें कि आपको दिखाई देगा, एक जो है थोड़ा सा साइज उसका बड़ा होता है तो इजीली पहचान में आ जाएगा। और यूं कह लो तो डिटेल में अगर आप देखोगे ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो उसमें कुछ स्ट्रिपिंग उसका अलग होता है, अलग उसमें पैटर्न बना होता है, तो पहचान में आ जाएगा कि कौन सा फीमेल है। कंटेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कैरेक्टर्स में हो सकता है कि आई कलर, आई का कलर अलग होता है, हो सकता है कि, हो सकता है कि विंग्स का कलर अलग होता है ना, ये सब कलर्स होते हैं उसमें, ठीक। आगे बढ़े। ये एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं लिखता है, ये एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं लिखता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको पढ़ना होता है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में, ठीक है। आ जाओ। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो इसका भी आंसर होता है क्या, टी एच मॉर्गन, इस बात को ध्यान देना है ना, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ। म्यूटेशन, म्यूटेशन, म्यूटेशन भैया एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन, सडन चेंज इन द, इन द जेनेटिक मटेरियल, सडन चेंज बोल लो या फिर अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल that leads to change in the phenotype, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब है कि, जैसा कि आपको पता है ना, पहला स्टेटमेंट ये होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके अंदर के सेल के न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल पूरे पूरे इंफॉर्मेशन को, उसका हाइट, उसका कलर, उसका सब कुछ, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ओके। तो मतलब इसी जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि उसका हाइट कैसा, कलर कैसा, एवरीथिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर ये जेनेटिक मटेरियल ही अगर बदल गया, अगर ये गड़बड़ा गया, अगर ये चेंज हो गया, अल्टर अगर हो गया, तो फिर इसका जो फीचर्स है, जो इसका कैरेक्टर्स है, वो भी चेंज हो जाएगा। समझ के बात को, क्योंकि हर किसी का डीएनए स्पेशल होता है, डीएनए यूनिक होता है, जिसमें कि उसका कैरेक्टर्स इनफीड होता है वो कोडिंग फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, एक वर्ड हम लोग लिखेंगे म्यूटाजेंस, ठीक है। म्यूटाजेंस, ठीक है, समझो।
सब्सटेंस दैट कैन, हाँ, तो ये हुआ ना सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल अगर चेंज हो रहा है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं एवोल्यूशन। लेकिन अगर सडन अगर चेंज हो गया उसको हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्सटेंस दैट कॉज, सब्सटेंस दैट कैन कॉज म्यूटेशन, है ना। वैसा वाला सब्सटेंस जो म्यूटेशन कॉज करेगा उसको हम लोग म्यूटाजेन कहते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम लोग कार्सिनोजेन कहते हैं। वैसे ही म्यूटेशन जो कॉज करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूटाजेन कहते हैं, म्यूटाजेन कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अब इसमें होता है बहुत सारा चीज, है ना। एक्स रे हो गया, है ना, गामा रे हो गया, यूवी रे हो गया, है ना, और भी बहुत सारी चीज़। पहले स्टेट मेडिकल्स में कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, मस्टर्ड गैस वो भी है ना। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल है इसका, क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन का, या फिर यूं कह लो तो कैंसर कॉजिंग एजेंट का। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। रुक जाओ, मेरे पास है अ, ना, थोड़ा सा पुराना वाला भी है मेरे पास और नया वाला भी है। हाँ, ये नया वाला है शायद, यस। और रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। हम्म, कौन सा वाला दिखाएं तेरे को, ये दिखाते हैं। यस, दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है, देखो, हाँ। और बताओ इसमें क्या है, इसमें है एक ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस का साइंटिफिक नेम बताओ क्या होता है। ऑक्टोपस, हाँ दिख रहा है ना अच्छा से, यस दिख रहा है। ऑक्टोपस का साइंटिफिक नेम होता है डेविल फिश, डेविल फिश, रियल ऑक्टोपस है ये। और अब आपको हिंट में बताता हूँ, ये बताओ किस केमिकल में प्रिजर्व किया हुआ है। ये जिस केमिकल में प्रिजर्व किया हुआ है वो यहाँ है ना। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में क्या, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन। अगर ये बन जाएगा पानी के साथ 10% सॉल्यूशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, हालांकि इसमें ज़्यादा परसेंटेज है, कड़क है ज़्यादा, ठीक है, ताकि ये लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। तो ये जो है ना, इसको मैंने सील भी नहीं किया हुआ है यार, सुनो एकदम ध्यान से, मेरा बात सुनो। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है अंदर में, इसमें प्रिजर्व किया था स्पेसिमेंट्स को, मेरे पास बहुत सारा चीज़ है आपको मालूम होगा। तो ये जो है ना, म्यूटाजेन है एक तरह का, ये कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है एक तरह का, समझे बात को। ये कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है, ये लाइव पॉइजन है मेरे हाथ में। अगर ये मान लो कि स्किन वगैरह में ना, स्किन इरिटेशन करेगा, स्किन बर्न वगैरह करेगा, लेकिन अगर बिना डाइल्यूट किए प्रॉपर जो वो जो है रखा हुआ डब्बे में, उसको लेके अगर मान लो कि 10 चम्मच 5 चम्मच अगर मान लो पी गए, तो डेथ। और थोड़ा मोड़ा अगर मान लो कि इसको ढक्कन को छोड़ दिया, अगर खोल करके रख दिया अगर कमरे में, और उसके बाद इसका गैस अगर मान लो निकल रहा है, गैस अगर इनहेल अगर कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड का गैस, कैंसर कॉजिंग एजेंट खतरनाक वाला, तो डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा स्पेसिमेंस है मेरे पास। और बहुत सारा का ये खुला हुआ है, ये है ना, खुला हुआ मतलब ये सील नहीं है, ये प्रॉपर इसको सील करना पड़ेगा किसी चीज़ से, ठीक है, वैक्स से या किसी चीज़ से। तो डर तो लगता है यार थोड़ा सा। कराएंगे बायोप्सी कभी, ठीक है। हाँ, मतलब मेरा स्टूडियो नहीं है, मेरा लैब है प्रॉपर, समझा। बहुत सारा चीज़ है मेरे पास, मतलब ऐसे ना हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि क्या दिखा दें, क्या एग्जाम्पल से पढ़ाएं, ठीक है। हाँ, आप लोगों में से जिनका भी नीट हो जाएगा, नीट निकल जाएगा, जो सेलेक्ट हो जाओगे, मेरे से मिलने का मौका आपको मिलेगा। आप मेरे स्टूडियो आओ, मेरा स्टूडियो घूमो प्रॉपर, है ना। हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, साथ में इंटरव्यू करेंगे, है ना, मेरे चैनल पे आपको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, और मेरे तरफ से कुछ रिवॉर्ड भी रहेगा, ट्राई करेंगे देने का रिवॉर्ड कुछ, ठीक है। यस, तो ये है, आ जाओ। ये है फॉर्मल्डिहाइड वगैरह भी, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए, क्योंकि मुझे ये 4-5 साल पहले पता लगा है कि हाँ ये कैंसर कॉजिंग एजेंट है। और हम बहुत कांड कर चुके हैं इससे, है ना। मतलब जब क्लास 9th में थे ना, उस समय से मेरे पास ये सारा केमिकल्स है, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, 9th 10th में जब हम थे तब। तो बहुत कांड कर रखे हैं यार, बहुत कांड कर रखे हैं। बाद में जाके पता लगा ये इतना गंदा महकता है ना, महकता, बोल कैसे रहे कि मैं महकता है, सूंघना नहीं चाहिए इसको। ये वीडियो पहुंच नहीं जाए वो लोग तक प्लीज। जब 10th में थे ना, तो इसको बॉटल को खोल के और सुंघा दिए थे किसी किसी को,
भयानक सिर पकड़ लिया था ऐसे डायरेक्ट। ये बहुत 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 खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये सब नहीं करना चाहिए बिना ये, मतलब ठीक है यार, आओ। ये क्लियर हो गया आपका? सुनो, ध्यान सुनो, मेरा बात सुनो। पढ़ाई हो गया, ये हो गया, बहुत मस्ती हो गया, सुनो। म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन जो है ना अलग अलग टाइप का होता है। म्यूटेशन अलग अलग टाइप का होगा, हो सकता है कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, हो सकता है कि स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है। और अब अगर मान लो कि अच्छा, क्रोमोसोमल एबरेशन से जनरली कैंसर होता है, ये लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में कहता है। और हो सकता है कि क्रोमोसोम के नंबर में या तो लॉस या फिर गेन हो जाए। क्रोमोसोम नंबर में लॉस या गेन कैसे हो जाएगा भाई? तो आपको मालूम होगा कि गैमेट जब होता है, गैमेट जब फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन जब हो जाएगा ना, तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जो है क्रोमोसोम्स ना ऐसे सेपरेट होता है। तो वो जो सेपरेट होता है, वो जो सेपरेट होता है उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन होना। सेग्रीगेशन होना, ये वाला चीज़ जो मैंने आपको बता रहा था अभी, ये वाला चीज़ है ना, ये वाला चीज़, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन होना। तो ये सेग्रीगेशन होने में अगर फेल हो गया, अगर फेल हो गया है ना, जैसे मान लो कि ये इधर 23 क्रोमोसोम जाना था, इधर 23 क्रोमोसोम जाना था, है ना, लेकिन ये वाला मान लो कि इसमें जुड़ा हुआ ही रह गया है ना, तो इधर तो 24 क्रोमोसोम हो जाएगा। समझ रहे बात? इधर 24 क्रोमोसोम हो जाएगा, एक तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, ये वाला अगर जाकर के फ्यूज कर गया तो उसके बॉडी में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब कि या तो गेन और या तो लॉस ऑफ क्रोमोसोम होने लगता है। तो म्यूटेशन का अपना अपना अलग अलग टाइप है। हो सकता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, या फिर हो सकता है कि लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम हो। समझे बात को? उसी को आप पढ़ते हो एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी। आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। म्यूटेशन का टाइप्स। ओह, थोड़ा छोटा लिखे हैं? आओ इधर लिखते हैं। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको भाई? क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल एबरेशन क्या होता है इससे? जनरली क्या होता है? आपका जो बुक लिखता है वही लिखेंगे। कैंसर है ना, कैंसर होता है इससे, ठीक है, हाँ। अब आगे देखो क्या। लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ड्यू टू द फेलियर इन द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड। सेग्रीगेशन लिखो ना, सिंपल सेग्रीगेशन, बहुत बड़ा हो जाएगा लाइन, ठीक है। फिर इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हो एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। या फिर आप और क्या बोलते हो? पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी के बारे में थोड़ा सा जानोगे? थोड़ा सा जान लो पॉलीप्लॉइडी के बारे में। एनसीईआरटी नहीं कहता है लेकिन आपको जानना चाहिए, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी जो है ना, वो होता है प्लांट्स में जनरली, जनरली इन प्लांट्स, ठीक है। रीजन जानते हो? सब समझाएंगे, रुक जाओ।
समझना आप ध्यान से एकदम, ठीक है। ये वाला पार्ट लिखना मत अभी, ठीक है, लिखना मत अभी, सुनो ध्यान से। सेल डिवीजन जो होता है वो दो पार्ट में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एक को हम लोग बोलते हैं आई फेज, है ना, या फिर इंटरफेज। देखो हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम ऐसे पढ़ाते हैं। सेल डिवीजन दो पार्ट में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन फेज, दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन फेज, है ना। प्रिपरेशन फेज का मतलब हो गया आई फेज या फिर इंटर फेज। एक्चुअल डिवीजन फेज का मतलब होता है एम फेज। इसी आई फेज में आप बोलते हो क्या, इसी आई फेज में आप बोलते हो क्या, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ठीक है। इससे याद आया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में एक डायग्राम दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, मैंने बहुत बार जिक्र कर चुका है कि वहां पर ये G1 फेज, एस फेज, G2 फेज के बारे में भी पता है। कैसे बनाया है, G1 फेज बना दी, राइट साइड में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का ऐसे डायग्राम बना हुआ राइट साइड में आपके एनसीईआरटी के। कैसे बना हुआ है, G1 फेज में लिखा हुआ है ऐसे क्रोमोसोम का ये ऐसे येलो पट्टी ऐसे बना हुआ है ना। लेकिन फिर यहाँ पर जो G2 फेज बनाया वहां पर येलो पट्टी दो गो बनाया। मतलब क्या हुआ इस बात का मतलब, ये वाला है नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ये वाला है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। इन सभी चीजों का ध्यान रखना। तो ये वाला आपका क्या, ये वाला आपका प्रिपरेशन फेज, मतलब ये वाला है क्या आपका, ये वाला क्या है आपका इंटरफेज में, है ना। और फिर ये वाला क्या है आपका, ये वाला है क्या आपका एक्चुअल डिवीजन फेज, मतलब एम फेज। इसमें होता है क्या, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, ये सब चीज होता है ना। तो ये जो है ना, ये होने के बाद फिर क्या होगा कि एक सेल जो है ना साइटोकाइनेसिस में जाएगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो मान लो कि एक सेल में जो है ये ऐसे है ना, तो ये जो है क्या करना चाहता है, मान लो सेल डिवीजन करना चाहता है। तो ये रेप्लिकेट हो चुका होगा। अगर ये रेप्लिकेट हो चुका होगा, अगर ये रेप्लिकेट हो चुका होगा, तो फिर उसके बाद फिर ये सेल ऐसे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। लेकिन ये साइटोकाइनेसिस ही अगर नहीं हुआ, तो फिर एक सेल के अंदर में रेप्लिकेटेड जेनेटिक मटेरियल है, तो उसका प्लॉइडी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, उसका प्लॉइडी डबल हो जाएगा। फिर हो सकता है कि एक बार और अगर वो डिवीजन अगर वो करना चाहता, सक्सेसिव डिवीजन अगर वो करना चाहता, तो उसका फिर एक और सेट ऑफ प्लॉइडी बन गया, मतलब पॉलीप्लॉइडी, मोर देन वन प्लॉइडी कहाँ गया, पॉलीप्लॉइडी बन जाएगा, है ना। समझे बात को, बुझाया कि नहीं बुझाया, थोड़ा और सिंपल करते हैं यार, थोड़ा और सिंपल करते हैं। ये वाला एक सेल होता है, हाँ, ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे हो जाता है, सेल डिवीजन कहते हैं उसको, हाँ वेरी गुड। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल को ये रेप्लिकेट करेगा ना, तब ना ये आधा इसको देगा आधा इसको देगा, हाँ देगा, नहीं तो फिर आधा आधा हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए रेप्लिकेट करेगा पहले आधा आधा करने से पहले। अब मान लो कि ये रेप्लिकेट कर दिया, यहाँ पर भी रेप्लिकेट हो गया। अब जब डिस्ट्रीब्यूट जब करने का बारी आया साइटोकाइनेसिस के थ्रू, मतलब एक्चुअली सेल अलग हो जाना साइटोकाइनेसिस के थ्रू, तो साइटोकाइनेसिस फेल हो गया, ये सेल ऐसा ही रह गया। तो ये प्लॉइडी नहीं बढ़ जाएगा, बताओ पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा कि नहीं। ऐसा किस केस में होता है, प्लांट सेल में होता है हमेशा, जनरली प्लांट सेल में होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, वो स्पाइडरमैन नहीं होता उसमें मकड़ी का जाला फेंकने के लिए, मतलब सेंट्रियोल नहीं होता है उसमें स्पिंडल फाइबर फेंकने के लिए वहाँ पर कुछ और होता है, सेल प्लेट होता है, वो सब कुछ बताएं आपको सेल साइकिल सेल डिवीजन के वन शॉट वाले लेक्चर में। गो टू माई यूट्यूब चैनल, अच्छा यूट्यूब चैनल में ही तो हो पढ़ रहे हो, चेक आउट द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा वन शॉट का वीडियो, वन शॉट का वीडियो में क्लिक करो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस, आपको मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आपको मिलेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको मिल जाएगा सेल साइकिल सेल डिवीजन, आपको मिल जाएगा बहुत कुछ खोज जा करके, ठीक है। हाँ, तो ये है पूरा वाला कहानी, है ना, एन्यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी। उसके बाद है क्या, हम्म उसके बाद है आपका जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, चेंज इन द नंबर ऑफ, रुक जाओ बताते हैं, चेंज इन द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, अच्छा से लिख देते हैं। चेंज इन द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है। अब इसी चीज को बोला गया है, इसी चीज को बोला गया है, इसी चीज को बोला गया है जीन म्यूटेशन, या फिर इसी को बोला गया है पॉइंट म्यूटेशन। बुझाया बात, इसको बोला जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। इधर देखो आओ, चेंज इन द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर, इसको बोलते हैं हम लोग जीन म्यूटेशन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन,
ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या आएगा, ध्यान दो। थर्ड नंबर है ना ये, मतलब कि ये वाला है आपका 1 नंबर, ठीक है। ये वाला है आपका 2 नंबर, ठीक है। और ये वाला है आपका 3 नंबर, है ना, 3 नंबर। इसी 3 नंबर का और ज्यादा क्लासिफिकेशन है आगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत। अब है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें दो चीज आता है, ठीक है। इसमें आता है दो चीज, ध्यान देना एकदम, ठीक है। इसमें आता है एक एडिशन, ठीक है, या फिर इसी को आप पढ़ते हो इंसर्शन, है ना। दूसरा आता है डिलीशन, ठीक है, डिलीशन, है ना। अब यार इसमें भी लिखना पड़ेगा, एडिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, और इसमें हो जाएगा डिलीशन। कैसे लिखें, डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस। ध्यान दो, फ्रेम शिफ्ट क्यों नाम है इसका, लिखना मत ये वाला भी मत लिखना जो भी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, अब मान लो कि आपके पास यहाँ पर ऐसे है बना हुआ, ऐसे है बना हुआ, ठीक है। ए यू जी सी यू जी ए जी यू, ठीक है। क्या है मालूम है ना, नाइट्रोजनस बेसिस होता है। एमबीआई थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, नाइट्रोजनस बेसिस है ये, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ट्रिपलेट्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। नॉर्मल पीपल विल सी दिस इमेज लाइक दिस, अल्ट्रा प्रो बायोलॉजिस्ट विल सी दिस इमेज लाइक दिस। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि आप ना कोई चीज आप ऐड किए, मान लो यहाँ पर आप मान लो कि आप एक तो मान लो आप जी को आप जोड़ दिया ना, जी को आप जोड़ दिए मान लो यहाँ पर, तो अब ये फ्रेम बदल जाएगा, है ना। ये ऐड हुआ, ये है ना, ऐड हुआ। इसको एडिशन बोल सकते हो, इंसर्शन बोल सकते हो। ये ऐड हुआ, तो अब ये वाला तो ठीक है, लेकिन अब जो ये वाला पढ़ा रहा था, अब ये वाला पढ़ाएगा ऐसे, है ना, फिर ये वाला पढ़ाएगा ऐसे, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, शिफ्टिंग हो गया ना, फ्रेम फ्रेम शिफ्ट हो गया, है ना। ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया ना। अगर मान लो कि ये डिलीट कर देंगे एक ठो, डिलीट कर देंगे एक ठो, तो ये यहाँ पर है, फिर जो यहाँ ऐसे था अब ये ऐसे हो जाएगा, अब ये आगे की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं शिफ्ट होना, ठीक है। शिफ्ट होने से क्या दिक्कत है, तो आप बंद कर देते हैं ड्रॉर, सारा खुला हुआ है फॉर्मेलिटी। सिलेबस भी बाकी है, शादी भी अभी नहीं हुआ मेरा, ऐसे ही मर जाएंगे यार कैंसर से। सुनो ध्यान से, नहीं ये थोड़ा इसका कुछ इसका तोड़ निकालेंगे। स्टूडियो में ना एक वो का ज़रूरत है, गोदरेज का, गोदरेज नहीं मतलब कस्टमाइज, वो गोदरेज तो है, मतलब वो लकड़ी का कुछ हो ऐसा जो कि पैक्ड हो, मतलब फॉर्मल वाला जो चीज़ है, पहले उसको सील करके उसको रख देंगे प्रॉपर बंद करके, ताकि गैसेस जो निकले भी वो बाहर नहीं निकले। और अंदर कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल कुछ डाल देंगे, जैसे KOH वगैरह डालेंगे तो वो तो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ और थोड़ा सा रिसर्च करके ढूंढ के कुछ कॉटन में सोक करके, ताकि वो एब्जॉर्ब करे, उसको देख लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है। साइंस वाले कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। या फिर और जब बड़े लेवल पे जब आ जाएंगे ना, तो एक अलग रूम रखेंगे ये सब चीज़ के लिए, वो वहाँ रहेगा। अच्छा सुनो ध्यान से, तो आप पढ़े होगे उसमें आप पढ़े होगे, नहीं आप कहाँ पढ़ते हो, कुछ हम बताते हैं आपको, सुनो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप ये बात आप जानोगे कि जो एक डीएनए होता है, जैसे मैंने आपको बोला डीएनए से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, तो ये जो प्रोटीन बना, ये प्रोटीन किसका होता है, ये अमीनो एसिड का होता है। तो आपको ये बात आपको दिमाग में रखना है कि जो एक डीएनए है वो जब एमआरएनए बनाएगा तो एमआरएनए ऐसा दिखाई देगा। एमआरएनए में अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ये ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। और ये एक जेनेटिक कोड कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ये बनाएगा। वेरी गुड। तो अब क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो जेनेटिक कोड है ये इस अमीनो एसिड को बनाएगा, ये वाला इस अमीनो एसिड को बनाएगा, जो पहले हुआ करता था वो दूसरे को बनाता। तो अगर मान लो AUG, यू को अगर काट के मान लो यहाँ टी लिख दिए, या फिर टी को मान लो, अगर ये mRNA है तो mRNA यहाँ पर टी आएगा नहीं, है ना, टी होता है डीएनए में, आप पढ़ोगे उसमें डेप्थ में। सिंपली ये समझो कि यू को हटा करके मान लो कोई और चीज अगर हम लोग डाल दिए,
तो जो पहले अमीनो एसिड बनता था AUG से, क्या वो अब AGG से भी वही वाला बनेगा? नहीं। अलग अलग स्पेशल स्पेशल जेनेटिक कोड होता है स्पेशल स्पेशल अमीनो एसिड को बनाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम था कि अगर आप करते हो एडिशन या फिर अगर आप करते हो डिलीशन, तो फ्रेम का शिफ्टिंग हो जाता है, जिससे जेनेटिक कोड्स चेंज हो जाते हैं। और अगर जेनेटिक कोड्स अगर चेंज हो गए तो फिर क्या हो जाएगा? ये म्यूटेशन हो जाएगा जो आप पढ़ रहे हो। किसी एक पॉइंट में आप इंसर्शन या एडिशन कर रहे हो, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। या फिर ये कोई सेगमेंट में हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं जीन म्यूटेशन। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत। लेक्चर को फिर से देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। हम्म। और अगर आपको फील अगर आपको नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला लेक्चर आप नहीं देखे हो, आपको बेसिक्स नहीं आता है, तो आपको फील नहीं आएगा। लेकिन आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या कह रहा है, वर्ड्स क्या कहना चाहता है, तो वर्ड्स को समझो, फील लेना जब वहाँ पढ़ाएंगे तब। वरना जाकर के देखो 18 लेक्चर बना हुए हैं पूरा जबरदस्त खतरनाक। ये हो गया भैया, है ना। शिफ्टिंग ऑफ फ्रेम हो जाता है। बेस पेयर सब्सटीट्यूशन, इसमें भी आता है दो चीज, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांसवर्शन। ठीक है, हाँ। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। हम्म। तो ट्रांजिशन ध्यान से सुनना, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब आप क्या समझते हो? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि ये वाले टीचर आपके नहीं आए हैं, आज एब्सेंट है, इनके जगह पर सब्स्टिट्यूट लगाया गया है। मतलब किसी एक टीचर के दूसरे जगह पर कोई और आ जाना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो मान लो कि यहाँ हम लोग क्या पढ़ते थे, यहाँ मान लो AUGC है ना, तो यहाँ पर या तो हम लोग ऐड किए, कोई और एक ठुआ करके ए आ गया, या तो फिर हम लोग डिलीट किए, ये मान लो कि गायब हो गया यू वाला ना, तो ये एडिशन या फिर डिलीशन होता है। लेकिन ट्रांजिशन, लेकिन बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि जी को हटा के इसके जगह पर कोई और डाल दिए मान लो, इसको हम लोग बोलेंगे बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक्सचेंज कर देना, इंटरचेंज कर देना। समझे बात को? तो जब हम लोग ये करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो फिर कैसे इंटरचेंज करेंगे भैया? कोई भी किसी में जा रहा है क्या? नहीं। ये देखो, ये ऐसा इसलिए हम करते हैं हर साल। जितने भी मैंने अब तक ऑफलाइन बैचेस पढ़ाए हैं, जितने भी पढ़ाए अब तक मैंने, उन सभी 7-8 साल से मैंने जितना भी ऑफलाइन बैच पढ़ा है क्लास 12th का, मैं हर बार मैं क्या करता हूँ, इस चैप्टर को मैं मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाने के बाद पढ़ाता हूँ। या यूं कह लो तो को यूं कह लो कि हमेशा मैं जो है ना, इस चैप्टर को मैं दिवाली छठ के बाद पढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ाऊंगा ऑफलाइन में। क्यों? क्योंकि ये वाला जेनेटिक्स बचा के रखते हैं जानबूझ के, क्योंकि बहुत बच्चा जो है ना दिवाली छठ में घर जाएगा, फिर वापस आएगा ही नहीं। वापस नहीं आएगा तो रिवीजन कैसे कराएंगे, टेस्ट कैसे लेंगे, सब गड़बड़ हो जाता है, गुड़ गड़बड़ हो जाता है। तो इसको बचा के रखते हैं। उसका दो फायदा, पहला ये कि बच्चा रहेगा, दूसरा फायदा ये होता है कि क्योंकि आप पढ़ चुके हो एमबीआई, तो आपको सारा बेस प्यूरिन पैराबिडिन सब कुछ आपको क्लियर है, तो ये चैप्टर खट 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 उड़ता है। बुझा रहा है बात? लेकिन ये सीक्वेंस ऐसा है, बना दिए अब, है ना। क्योंकि ये पहली बार हम कर रहे हैं ऐसा कि सीक्वेंस ये रखे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं मेरे को जानता है, बहुत उतना फेमस तो नहीं है ना भाई। ठीक है, तो ठीक है पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। सुनो, मैं आपको बेसिक्स बताते जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आओ। तो आपको पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जिसको आप बोलते हो डीएनए, और इसी जेनेटिक मटेरियल को आप बोलते हो न्यूक्लिक एसिड। यस, जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड सेम होता है, ठीक है। और इसका, तेरे को फिर से हम बताते हैं यार, मासूम बच्चा, सुनो ना मेरा बात अच्छे से सुनो। ये वाला सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में कोई सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है ये होता है जेनेटिक मटेरियल, जो कि है या तो डीएनए या तो आरएनए। इसी को आप एक और नाम देते हो क्या? ये सब लिखना मत, इसी को बोलते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए आरएनए का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन चीज का, शुगर का बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है, नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। नाइट्रोजनस बेस होता है दो तरह का, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पैरिमिडिन। प्यूरिन में होता है एडेनिन और गुआनिन, पैरिमिडिन में होता है साइटोसिन, 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 थाइमिन और यूरासिल। अब सुनो मेरा बात एकदम ध्यान से सुनो। काहे घबरा जाता है यार, डर जाओ मत तुरंत से, ऐसे लिखो अच्छा से।
साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक है, सुनो ध्यान से। आपको दिमाग में रखना है कि डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बना होता है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर के, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का सबसे छोटा न्यूक्लियोटाइड। उसका जो एक कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। क्या होता है नाइट्रोजनस बेसिस? वही ए टी सी जी यू ए बी सी एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड नहीं होता है, क्या होता है समझो। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस दो क्राइटेरिया में होता है। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पैरिमिडीन। एक होता है प्यूरीन, एक होता है पैरिमिडीन। तो ये जो प्यूरीन है ना, इसमें आता है एडेनिन गुआनिन, है ना, एडेनिन गुआनिन। इसको आप बोलोगे क्या? एजी, है ना, एजी। आप बहुत प्योर हैं, प्यूरिन प्योर। एजी, एजी, ओजी, सुनो जी, अरे गधा, ओ गधा, सुनो गधा। ठीक है, समझे बात को? ठीक है, प्यूरिन, ये वाला क्या लिखे हैं? प्यूरिन, है ना, एजी, आप बहुत प्योर है ना। और ये वाला क्या, जो बच गया सो हो जाएगा पायरिमिडिन, PYRIMIDIN, पायरिमिडिन हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो यहाँ से आपको ये बात याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस होता है दो तरह का, एक को बोलते हैं प्यूरीन, दूसरा को बोलते हैं पायरिमिडिन। प्यूरीन बोले मतलब क्या आ जाएगा इसमें? एजी, है ना। और इसमें क्या आ जाएगा? साइटोसिन, थायमिन। कोई दिक्कत नहीं ना है, सिर्फ इसको दिमाग में रखना यार, प्लीज, सिर्फ इसको दिमाग में रखो। हाँ, ठीक। अब सुनो, ये वाला दिमाग में रखना, इधर है ना। अब सुनो, तो ट्रांजिशन में क्या होगा? ट्रांजिशन में क्या होगा? प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, मतलब एडेनिन और गुआनिन, है ना। या तो ऐसे या तो ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा, या तो इसके जगह पे ये आ जाएगा तो इसके जगह पर ये आ जाएगा। समझे बात को? और इसमें क्या हो जाएगा? प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा, है ना। बुझाया बात? ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, हाँ, सेम आदमी का ट्रांजिशन। पहले मैं ऐसा हुआ करता था, फिर मैं ऐसा हूं, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ट्रांजिशन हो गया ना। समझे बात को? ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन है ना, सेम सेम आदमी का ही, वो ऐसे ऐसे और ऐसे, सेम आदमी का। और ये वाला क्या ट्रांसवर्जन, कुछ अलग वाला हो, कुछ अलग, सेम आदमी अलग अलग, है ना। मतलब कि प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। या तो प्यूरिन को रिप्लेस कर दो पायरिमिडिन से, या तो पायरिमिडिन को रिप्लेस कर दो प्यूरिन से। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। और दोनों का एग्जांपल आपको पता है, यहाँ पर कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, यहाँ पर है ना। प्यूरिन, ए जी, बहुत प्योर। अरे गधा, बहुत मतलब ये जो है आप, यस, मौसम बहुत अच्छा, बढ़िया, हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, हाँ, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ जाए। बोलो, चैट बॉक्स तो है नहीं, तो रिकॉर्डेड चल रहा है ना। हाँ, चल रहा है चैट बॉक्स। 1 घंटा 3 मिनट हुआ है। एक क्लास भी है मेरा भी। डिसऑर्डर्स आ जाओ, ध्यान दो। अब आते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। सर डिसऑर्डर में पहुंच गए सर। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है सर, प्लीज पढ़ा दो सर, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। सबसे लास्ट वाले लेक्चर में, मतलब कल वाले लेक्चर में, मैंने दो इम्पॉर्टेंट और टफ टॉपिक्स मैंने बचाया हुआ है। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन और पेडिग्री वाला। उसमें टफ वो पढ़ेंगे ना। टफ तो कुछ है नहीं, तू मेरे से पढ़ बोले टफ मानेगा, दह लपड़ दह लपड़, कुछ टफ नहीं है। समझे बात को? हाँ, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ डिजीज पूरा खत्म करते हैं, डिजीज 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 पढ़ते हैं पूरा, है ना। आओ सुनो, डिसऑर्डर्स। मेंडेलियर, ये कौन लिखा? हम ही लिखे थे, मतलब कुछ देर पहले, हाँ, पीपीटी बनाए थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। तो डिसऑर्डर दो तरह का है। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन पैटर्न को जो फॉलो करे और जो पेडिग्री चार्ट में दिख, पेडिग्री क्या होता है सर? खाने वाला कुत्ता वाला पेडिग्री नहीं होता है। अपने पापा जी से पूछना, मम्मी से पूछना, दादी जी, दादाजी अगर होंगे तो भयानक, दादी लोग से पूछना, दादाजी हमार मास्टर बोला क्या, कि ना जाओ दादी से पूछना कि ये वाला चीज कौची है ना, ये वाला चीज कौची है, कौन सी है, मतलब क्या है ये वाला चीज, है ना। हाँ, हाँ, ऐसे नहीं कर दो। हाँ, जाओ पूछना
कि दादाजी ये वाला क्या है, मेरा मास्टर बोला ना कि जाओ तू पहले पूछ के ना दादी से या फिर पापा जी से, है ना। इसको बोलते हैं वो लोग हिंदी में वंशावली। वंशावली मतलब फैमिली ट्री, है ना। तो ऐसा ही कुछ बनेगा, इसको बोलते हैं पेडिग्री चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? पेडिग्री चार्ट, है ना। इसमें आप ये है ना, ये फीमेल है, मेल है, फीमेल है, मेल है, ऐसे से बनता है, ठीक है। तो ये उनको आता है, पता होता है पहले से उनको, है ना, कैसे तो जमीन का खतियान और ये सब में आप देखोगे जो कह रहा हूँ, पता नहीं आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक सेकंड रुक जाना, है ना, इंपॉर्टेंट कॉल है। हेलो। हेलो। नहीं नहीं, बोलिए ना। अ, 8 बजे तक चलेगा? ठीक ठीक ठीक, ओके। सुनो ध्यान से। क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे, भूल गए अब। हाँ, तो आपको ये बता रहे थे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। हाँ, ध्यान देना। वो बताएंगे अभी, उसके बारे में बताएंगे अभी। इट फॉलोज द मेंडेलियन पैटर्न पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड कैन बी डिटेक्टेड इन, ये फॉलो करेगा मेंडेलियन पैटर्न को। मेंडेलियन पैटर्न का मतलब होता है कि कैसे वो कैपिटल टी डोमिनेंट है तो वो आगे वो कैरी करेगा डिजीज, है ना, वो सारा चीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन पैटर्न, ठीक है। और ये डिटेक्ट हो जाएगा किसमें? जो मैंने आपको अभी दिखाया वंशावली, है ना, पेडिग्री चार्ट, फैमिली ट्री, उसमें, ठीक है। ये है कहानी इसका। और ये जो है, डू नॉट फॉलो मेंडेलियन रेशियो, डू नॉट फॉलो डू नॉट फॉलो मेंडेलियन मेंडेलियन पैटर्न, है ना, डू नॉट फॉलो मेंडेलियन पैटर्न, ठीक है। कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन पेडिग्री चार्ट, ठीक है। हाँ, ये है पूरा कहानी। पेडिग्री चार्ट, पेडिग्री लिखो ना सिर्फ, हाँ। तो ये है पूरा। अब सुनो एकदम ध्यान से। तो ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में चल रहा है ना सब कुछ? हाँ चल रहा है। 1 घंटा, 1 घंटा 8 मिनट हो रहा है। सुनो, आपके एनसीईआरटी में जो है ना, दो तरह का दिया हुआ है। एक दिया हुआ है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा दिया हुआ है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है ना, उसको हम लोग इजीली जो है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं पेडिग्री चार्ट में, ठीक है। पेडिग्री चार्ट में अच्छे से लोग डिटेक्ट कर पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन में आता है 5 नंबर का, ठीक है। सुनना। और ना पिछले 4-5 साल से नहीं पूछ रहा है पेडिग्री। हाँ, इस बार पूछ लिया था, इस बार पूछ लिया था 2025 में। 4-5 साल से लगातार नहीं पूछ रहा था। हम लोग हर बार एक्सपेक्ट करते कि इस बार पूछ ले, इस बार पूछ ले, इस बार पूछ ले, है ना। ध्यान दो। तो इसका कॉज क्या होता है भाई? मेंडेलियन डिसऑर्डर का इसका कॉज होता है अल्टरेशन, और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। मतलब हाँ, वो जो सिंगल जीन वाला जो आप पढ़े थे, वही उसका कारण होता है, वही इसका कारण होता है। समझ में आया बात? तो ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, उसका कारण क्या है? अल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, ठीक है। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उसका कारण क्या भाई? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसका कारण क्या भाई? इसका कारण है गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। गेन और लॉस ऑफ, पहले समझा चुका हूं ये वाला बात, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम क्यों होता है? ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, है ना। ये सब बात आपको लिखा चुके।
अब ध्यान देना, ये डायरेक्ट आपको याद करना है, एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें क्या क्या आएगा, डिजीज हेमोफीलिया आ जाएगा, जिसमें कि क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है ना, डिले हो जाता है हेमोफीलिया में। और ये क्या है, सीकल सेल एनीमिया है, जिसमें क्या होता है, आरबीसी जो बाइकनकेव शेप का होता है ना, वो सीकल शेप का हो जाता है, ऑक्सीजन कम वहां पर होने के कारण, अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा। सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, सिस्ट बन जाता है, फाइब्रॉइड सिस्ट बन जाता है वहां पर अंदर में। और क्या, ये कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि आरजीबी कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है हमारा कोन सेल्स, ठीक है, ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर नहीं पहचान पाएगा अच्छे से आरजीबी कलर, रेड ब्लू और ग्रीन को। और ये फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको मैंने पूरा डिटेल आपको पढ़ा चुका है। और ये थैलेसीमिया, थैलेसीमिया ब्लड अच्छे से बन नहीं पाता, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया, ये सारा चीज़ को हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। आपके एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, अरे यार क्या क्या पढ़ना है, ये वाला 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 पढ़ना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में आपका नहीं है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है हो सकता है कि एनिमल में भी हो, प्लांट में भी हो। एन्यूप्लॉइडी पता है आपको किस में होता है ना, किस में होता है, एन्यूप्लॉइडी होता है आपका एनिमल्स में, ए से एनिमल, पी से प्लांट, पॉलीप्लॉइडी होता है प्लांट में, मिल गया ट्रिक है ना, एन्यूप्लॉइडी। ऐसे ही स्टेटमेंट आ जाए कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किस में हो सकता है, एनिमल्स में हो सकता है, प्लांट, दोनों में हो सकता है, समझे बात को, हाँ। चलो क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट लेगा क्या, लो स्क्रीनशॉट ले लो, लो हट गए, हट गए हम, हो गया, 1 2 3 गो, यस। सिकल सेल एनीमिया, स्टार्ट करें, सिकल सेल एनीमिया, ध्यान से सुनना ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा कि ये जो नॉर्मल आरबीसी होता है, जो कि बाई कनकेव शेप का होता है, वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा है ना, सिकल शेप का हो जाएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए मेरे बात को, ठीक है, सुनिए अच्छे से। मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। क्या होता है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा ना, कि हमारा जो नॉर्मल जो आरबीसी होता है, जो कि होता है बाई कनकेव वाले शेप का, वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें चीज कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है कन्वर्ट किसमें, सिकल शेप में, सिकल शेप में, जिसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब ये कैसे होता है, तो क्या होगा कि जनरली जो है ना, जी ए जी नाम का एमआरएनए में जेनेटिक कोड होता है, ये जी गलती से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जी में। जी जो है वो बनाता है आगे जो अमीनो एसिड, उसका नाम है क्या, उसका नाम है, उसका नाम है आपका ग्लूटामिक एसिड। और ये जो जी है, जब जब बन जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड जो बनता था पहले, वो बदल गया अब वैलिन में, इस कारण से जो नॉर्मल आरबीसी है उसका जो शेप है वो खराब हो गया, क्या खराब हो गया, वो हो गया सिकल शेप का। समझे बात को, इसको पूरा समझना है अभी, ध्यान दो एकदम अच्छे से। जो जैसे बना रहे, एक एक पेज लग जाएगा पूरा, मतलब आधा पेज लग जाएगा, ये आपका कॉपी है, ये आधा पेज लग जाएगा है ना, अच्छा से बनाना, प्यार से बनाना, आधा पेज लग जाएगा, ठीक है। हाँ। क्या बना रहे समझ में आ रहा है,
ये वाला बना रहे देखो, ये वाला पूरा फिगर, जो चीज़ अभी बताए, देखो ध्यान दो यहाँ, GAG है लिखा हुआ, ग्लूटामिक एसिड बनाया है, GUG बन गया, वैलिन बनाया, ये नॉर्मल वाला आरबीसी है, ये ऐसा वाला आरबीसी हो गया। क्लियर है पूरा, ये बना रहे, बनाना ज़रूरी नहीं है वैसे नीट के लिए, छोड़ दें। समझ में आ गया ना पूरा? कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, बोलो। देखो इसको ना लिखने के लिए सिखा दे रहे हैं, ठीक है? जो स्कूल वाला बच्चा उसमें लिखोगे क्या, वो बता देते हैं पूरा, ठीक है? ध्यान दो एकदम अच्छे से, इसमें लिखोगे क्या वो बता देते हैं, बेकार में टाइम किल होगा यार। एक्चुअली बात यह है कि मेरा एक फ़ोन आ चुका है जिसके लिए हम थोड़ा सा हड़बड़ा गए हैं, ठीक है? हाँ, और कोई बात नहीं है। तो हम अगर ऐसा लिखवा दें आपको, ऐसा अगर लिखवा दें ग्लूटामिक एसिड, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है? सुनना ध्यान से। ग्लूटामिक एसिड इज सब्सटीट्यूटेड बाय वैलिन, ठीक है? ड्यू टू द point mutation, due to the point mutation of GAG to GUG, ठीक है? that results, हाँ रुक जा, हाँ यहाँ तक ठीक है, हाँ। this changes presence of valine occurred at the sixth position of the beta globin chain, ठीक है? बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है? that polymerizes the normal RBC to the sickle shaped under लो ऑक्सीजन टेंशन। हो गया ना? इतना पैराग्राफ तो हम नहीं लिखते कभी, एक बार समझाते हैं, ठीक है? ध्यान देना। अगर आप मेरे से बायोमोलिक्यूल तो ऑफलाइन में पढ़ाएं यार, सुन बताते तेरे को हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये आयरन है बीच में, ये आयरन है बीच में, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है? ये वाला है आपका अल्फा चेन, ये वाला है आपका अल्फा चेन, ये भी है आपका अल्फा चेन, ये वाला है आपका बीटा चेन, ये वाला है आपका बीटा चेन। मतलब अगर हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है? तो हेम का मतलब हो गया आयरन, ग्लोबिन का मतलब हो गया, ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन चेन, जो कि दो है, एक है अल्फा और एक है बीटा। एक नहीं, दो दो होता है दोनों, ठीक है? हाँ, दो है ये पूरा, ठीक है? आप ये पढ़ते हो ना कि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड अप करता है, तो आपको पता होना चाहिए
कि ऑक्सीजन जो बाइंड अप होता है वो हेम पार्ट से नहीं होता है, ग्लोबिन पार्ट से होता है। ग्लोबिन कितना है, ग्लोबिन कितना है, 4 है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ऐसे करके कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैरीज या फिर बाइंड्स 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये आप पढ़ते हो वहां पर, आपको यहाँ रिलेट करती है, सुनो। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि बीटा ग्लोबिन क्यों लिखा हुआ है। बीटा ग्लोबिन मतलब ये है कि बीटा ग्लोबिन जो है क्या, प्रोटीन का, जिसको जब आप खोलोगे, इसको जब आप खोलोगे तो ऐसा बनेगा। इसमें क्या होगा लगा हुआ, इसमें क्या लगा होगा, ये जो पूरा जब प्रोटीन चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन, ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन, तो फिर ये बना होगा छोटा छोटा अमीनो एसिड का, छोटा छोटा अमीनो एसिड का। तो इसका जो छठा वाला पोजीशन होगा ना, जनरली उस पर क्या होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया, अगर GAG से अगर म्यूटेट होकर के अगर GUG हो गया, तो ये GUG क्या बनाने लग जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर अब क्या बनाने लग जाएगा, अब इसको मिटाओ, यहाँ पर क्या बनाने लग जाएगा, अब वैलिन बनाने लग जाएगा। मतलब ये हुआ कि नॉर्मली जो GAG था वो इस बीटा ग्लोबिन चेन का जो छठा वाला पोजीशन था वहां पर बनाता था ग्लूटामिक एसिड। लेकिन जब ये बदल जाएगा, इसको मत लिखना, बदल जाएगा जब ये GUG में, तो अब ये अपना ये छठा वाला पोजीशन पर ये बनाने लग जाएगा क्या, वैलिन। ये अंतर आ गया, ये गलती हो गया, इसी कारण से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का बाइंडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगा, समझे बात को, जिस कारण से हेमोग्लोबिन सब सिकुड़ जाएगा, हेमोग्लोबिन सिकुड़ जाएगा, हेमोग्लोबिन सिकुड़ जाएगा, तो पूरा जो शेप है, जो वो बड़ा जो फूला हुआ जो शेप था आरबीसी का बाइकन के, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। कैसा बन जाएगा वो, कैसा बन जाएगा वो, सिकल शेप बन जाएगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं ग्लूटामिक एसिड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द वेलिन ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन ऑफ GAG टू GUG। ये जो चेंजेस होता है, प्रेजेंस ऑफ वेलिन कहाँ होता है, 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन होता है, जो कि क्या करेगा, पॉलीमराइजेस द नॉर्मल आरबीसी टू द सिकल शेप अंडर द लो ऑक्सीजन टेंशन। ये लिखोगे मास्टर खुशम खुश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नंबर देगा भर भर के। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, नहीं है बच्चा मेरा, नहीं है कोई दिक्कत, ठीक है। जीनोटाइप के बारे में बताएं, जीनोटाइप के बारे में बताएं। ओहो, ऐसे लिखो यार। ये वाला है नॉर्मल, है ना, और ये वाला है कैरियर, और ये वाला है क्या, ये वाला है क्या, ये वाला है क्या, अफेक्टेड बोलो इसको, अफेक्टेड बोल लो इसको, ठीक है। ये वाला क्या है, अफेक्टेड। तो ये जीनोटाइप है, समझे बात को, ये जीनोटाइप है। हाँ। ऐसा करते हैं ना कि इससे मेरा ना मन नहीं मान रहा है, ऐसा करते हैं कि इसे सवाल कराते हैं ढेर सारा, 2 3 4 सवाल कराएंगे, ठीक है, सवाल कराएंगे, थोड़ा सा मन को संतुष्टि मिलेगा मेरा, ठीक है, बढ़िया रहेगा। और सवाल कराएंगे, फिलहाल आप एक एक्स्ट्रा चीज़ जान लो जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। लो, बताओ तो कुछ, कैन सिकल सेल एनीमिया बी द एडवांटेज, क्या सिकल सेल एनीमिया का कोई एडवांटेज हो सकता है, बताओ। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं है, क्यों बता रहे, मेरा मन कर रहा है बताने का, ये आपके सिलेबस का नहीं है। कैन कैन सिकल सेल एनीमिया बी द एडवांटेज, क्या एडवांटेज हो सकता है ये, यस इट कैन बी द एडवांटेज। तो सिकल सेल एनीमिया, ध्यान सुनना बात को, ठीक है। आप पढ़े होगे मलेरिया, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मलेरिया का जो पैथोजन होता है, इसको आप बोलते हो प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर में जाएगा, और वो कहाँ पर जाकर के वो रेप्लिकेट करता है, वो रेप्लिकेट करता है कहाँ पर, सबसे पहले वो अटैक करता है लीवर सेल में, फिर वो अटैक करेगा कहाँ पर, अटैक करेगा वो आरबीसी में। आरबीसी में उसका मेन साइकिल चलता है, जो उसका एक ए सेक्सुअल साइकिल भी होता है, फिर उसका एक सेक्सुअल स्टेज भी आता है, जिसको आप गेमेटोसाइट आप कहते हो। एनसीईआरटी में आप देखोगे साइकिल के नीचे में एक बड़ा बनाया है सेल, एक छोटा बनाया है सेल, बड़ा वाला सेल को बोला है फीमेल गैमेट, छोटा वाला सेल को बोला है मेल गैमेट। गौर से देखोगे तब दिखेगा वो डिफरेंस बड़ा छोटा का, ठीक है। हाँ, मेनली आप ये बात समझो कि मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो आपका हेल्दी आरबीसी के बिना नहीं हो सकता है। आरबीसी का नॉर्मल जो आपका लाइफ स्पैन होता है, नॉर्मल जो आपका आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज, है ना, वो होता है 120 डेज।
लेकिन जब किसी को सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा तो उसका जो आरबीसी होगा उसका लाइफ स्पैन होगा, जानते हो कितना? लगभग 25, 20 से 25 दिन। तो यस, जो भी, ध्यान से तुम बात को सुनना है ना, यस, जो भी इंसान लोग का पैर नहीं है ना, उसका पैर कभी टूट ही नहीं सकता है। जो भी लड़का लोग सिंगल है उसका दिल कभी टूट ही नहीं, सॉरी ये हम क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो ये कहना चाहता है कि जितने भी पर्सन लोग सिकल सेल एनीमिक हैं, वो लोग को कभी भी मलेरिया नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिक वाला जो पेशेंट होगा उसका जो आरबीसी होगा वो तो 20-25 दिन में खराब हो जाएगा, 20-25 दिन का उसका लाइफ स्पैन होता होगा, समझे बात को? और जो मलेरिया है उसका जो वो प्लाज्मोडियम जो पैथोजन है, उसको जिंदा रहने के लिए, उसको अपना लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए एक हेल्दी आरबीसी चाहिए, उसमें वो अपना लाइफ स्टेज वो अपना पूरा करता है। समझ में आया बात? ये सब क्वेश्चन पता है, ये बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन है, इस लेवल का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पता है, मेरे को इंटरव्यू में पूछा था एक जगह पर, अच्छे ब्रांड पे गए थे इंस्टीट्यूट में, अच्छे ब्रांड में गए थे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। और फिर कुछ कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था कि सर बताओ आपकी हमारे बॉडी में टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा है। एक पूछा, हम 3-4 बताए, ठीक है। हाँ, उसमें से थाइमस भी आ सकता है क्योंकि थाइमस भी श्रिंक होते जाता है टाइम टू टाइम, ठीक है, वो हो गया। प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, वो टेम्पररी रहता है, बॉडी में हमेशा नहीं रहता है, इस तरह से। मज़ेदार गया था इंटरव्यू, खतरनाक। तो कहानी है इसका। तो हम पढ़ाने के लिए गए थे पढ़ाने के लिए गए थे बॉटनी, ठीक है। हमारी जो डिग्री है वो जूलॉजी में है, तो पढ़ाने के लिए गए बॉटनी। तो बोला कि सर आपका तो डिग्री सर ये में है, सर जूलॉजी में है, सर आप बॉटनी कैसे पढ़ाओगे सर? तो हम बोले कि आप पहले ना मेरे को क्लास दो, या फिर आप मेरे को इंटरव्यू लो, जितने बोर्ड पैनल, जितने टीचर्स, एचओडी आप इंटरव्यू कराना इंटरव्यू आप करा लो, सब कुछ करवाए। तो उसके बाद फिर लेकिन मिला मेरे को लेकिन मेरे को मिला जूलॉजी पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो प्रोसेस से बड़ा इंस्टीट्यूट था, वो प्रोसेस से गुजरना था। तो मतलब ये था कि वहाँ पर ना बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक यूनिट के लिए स्पेशलाइज टीचर होते हैं। मान लो कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़वाना है, तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से जो बढ़िया किए होंगे उनको बुलवाएगा पढ़ाने के लिए, समझे बात को? मेरे को नहीं मिला पढ़ाने वहाँ पर बॉटनी। तो हम कुछ दिन काम किए, मतलब 1 साल काम किया, फिर हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि देखो अपन को है बहुत मोहब्बत, है ना, मोहब्बत है, किससे मोहब्बत है? बायोलॉजी से मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि हम बिना जेनेटिक्स पढ़ाई नहीं रह सकते, बिना, अगर जेनेटिक्स अगर पढ़ाएंगे तो बिना प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई नहीं रह सकते, प्लांट फिजियोलॉजी अगर पढ़ाएंगे तो बिना ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई नहीं रह सकते। मतलब चाहिए वो, अगर मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे तो फिर प्लांट किंगडम पढ़ाई बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। तो वो दोनों चाहिए, दोनों का मसाला चाहिए अपने को। यार हर चीज़ पैसे कमाना नहीं होता, वर्क सेटिस्फैक्शन भी कुछ होता है। मतलब आप अपनी मम्मी से भी आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है, और अपनी गर्लफ्रेंड से भी आप बहुत प्यार करते हो ना, मम्मी से प्यार करते हो, बीवी से प्यार करते हो बहुत, बोलेगा कि एक को चुनो। ऐसे कैसे भाई, एक को कैसे चुनेंगे यार, दोनों से प्यार करते हैं, हमको दोनों के साथ में चाहिए, इकट्ठे चाहिए, एक ही घर में चाहिए, दोनों के साथ रहना है मेरे को। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस कारण से वो इंसान, वो बोला ना कि आप सर, आप बॉटनी आप नहीं पढ़ा सकती क्योंकि आपका जो डिग्री है आपको जूलॉजी में, सिर्फ इस कारण से मैंने अपना जो है ना बीएससी मैंने अपना 2 बार किया है, दोनों में मेरा बीएससी है, बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, दोनों में है। फिर आगे जाके फिर मास्टर्स किए, फिर अभी अलग अलग डिग्री। तो ये है, ये सब हम इसलिए हम नहीं बताते कभी अपने एजुकेशन, फ्लेक्स नहीं करते, वो ठीक नहीं लगता। वो मेरे को जज करो ना, मेरे पढ़ाई से जज करो ना, क्या दिक्कत है, मेरे पढ़ाई से जज करो भाई कि कंटेंट कैसा दे रहे हैं। अब तेरे को डिग्री फ्लेक्स कर रहे हैं, पूरा फेक रहे हैं, हम ये किए वो किए, दिस किए दैट किए, पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, हाँ। तो ये कहानी था, ठीक है, इसका आंसर लिख लोगे, अच्छा लगेगा। तो करंटली सिचुएशन ये है कि अभी जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी हम लगभग 3 साल से पढ़ा रहे हैं, चौथा साल हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं मतलब दोनों कवर करता हूँ, बॉटनी है, जूलॉजी है, सब अपने मन से एकदम बढ़िया मस्त, एक तरह से पूरे बायोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हेड है वो हम ही है, ठीक है, हाँ। चलो मज़ा आता है यार। चलो, वर्क सेटिस्फेक्शन होना चाहिए भाई। यस। कैन नॉट गेट इन्फेक्टेड बाय मलेरिया, ठीक है। हम्म।
अभी ना बहुत लोग मेरे को आके ज्ञान दे रहे हैं, कुछ लोग मतलब जेन्युइनली वो कह रहे हैं कि सर आप ना ऐसा ऐसा ये वाला वीडियो बनाओ, वो वीडियो बनाओ, आप कुछ ऐसा वीडियो बनाओ जो कि रीच जाए बढ़िया। आप अपने कॉम्पिटिटर को देखो कि वो किस टॉपिक वीडियो डाल रहे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो डालो। अभी पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। आपका जो है चैनल का आपका सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गया लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहा है। आप लॉन्ग वीडियो में आप मेहनत कर रहे हो ठीक है, लेकिन व्यूज़ कहाँ है, 1000 व्यूज़ भी नहीं पहुँच रहा है, 500 700 व्यूज़ पहुँच रहा है। अब ये बनाओ वो बनाओ। सुने थे वो 75 डे हार्ट चैलेंज, 100 डे हार्ट चैलेंज, नीट स्पिंट 100 लेक्चर में ख़त्म करना है मेरे को पूरा बायोलॉजी, कंप्लीट बायोलॉजी। समझे बात को? वो चैलेंज है वो चैलेंज पूरा करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द व्यूज़ एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैसा। अभी तक 1 रुपये भी आया नहीं है। कोई बात नहीं, जब तक स्टूडेंट्स कम्युनिटी को मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मैं सिलेबस नहीं खत्म करूंगा, मैं बड़े बड़े चैप्टर्स में पढ़ा करके नहीं दूंगा, तब तक आप ट्रस्ट कैसे करोगे मेरे पे कि हाँ ये मास्टर बढ़िया है, ये कोई कोर्स आगे जो है अगर वो लॉन्च करता है, ऐप लॉन्च करता है जो कि ऑब्वियसली बहुत ही कम फीस में रहेगा। इतना कम फीस में आप सोच नहीं सकते हो। वो कम फीस में रहेगा ना। हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन लेकर के आना है, ठीक है। कमा लेंगे, कमाना होगा जिस दिन, ठीक है। लेकिन ये नहीं, देखो पैसे हर कोई कमाते हैं, सही तरीके से कमाना है और उस तरीके से कमाना है कि आप कुछ वैल्यू ऐड कर पाओ सोसाइटी में, आज कुछ आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ। दैट्स द थिंग कि आप एज अ होमोसेपियन आप कुछ कर रहे हो, है ना। यू होमोसेपियन ज्वाइन विद द चैनल ऑफ बायोसेपियन एंड बिकम बायोसेपियन फ्रॉम द होमोसेपियन। कितना बढ़िया टैगलाइन मारते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना पूरा? यस। तो ऐसा करते हैं कि अ, अगले वाले स्लाइड में क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस में लेकर के नहीं आया हूँ। बेसिकली बात ये है कि क्वेश्चन लेकर के नहीं आए बहुत ज़्यादा, है ना, ब्लैंक है पूरा। तो क्वेश्चन अगर लेकर के आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे, अभी लिख करके टाइम बहुत जाएगा। जितना भी आगे डिजीज़ है, आपका कलर ब्लाइंडनेस है, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सब कुछ में क्वेश्चन कराएंगे, मज़ा आएगा। तो अगले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिजीज़ वाला। फिर हम लोग करेंगे वो, क्या नाम है आपका, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन और पेडिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा इतना। तो यहाँ तक ही हम लोग इसको विराम रखते हैं अब, है ना। ठीक है, चलो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से 100% आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। 1.5 घंटे का लेक्चर है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल। चले हम। कैसे होगा?